हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th आईसीएसई के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक मशीन्स को। ऑलरेडी मैंने इसके कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन। तो चलिए अपने इस सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट इट ओवरकम्स द लोड बाय डूइंग सम यूजफुल वर्क ऑन इट। अब समझिए बात। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये एक मशीन है, ठीक है। क्या है ये? एक मशीन है। और यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कुछ लोड है और यहाँ पर इस मशीन का कुछ हैंडल है जिससे इस लोड को क्या है हमें उठाना है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। ये आदमी क्या करेगा, सबसे पहले मशीन को क्या है एफर्ट लगाकर कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। जब तक मशीन को हम इनपुट नहीं देंगे वो आउटपुट हमें कैसे देगा। तो क्या कर रहा है यहाँ, ये अपने एफर्ट से मशीन पर वर्क कर रहा है। उस वर्क की वजह से मशीन को क्या है एनर्जी मिल रहा है और उस एनर्जी का यूज क्या कर रहा है ये मशीन, ये जो हमारे पास लोड है इसे उठाने में हेल्प कर रहा है। वो एनर्जी जो कि हमने क्या अपने एफर्ट से इसको प्रोवाइड किया, यानी एज एन इनपुट ये इसने कुछ लिया और एज एन आउटपुट ये क्या है कुछ दे रहा है, जिससे क्या है लोड को हम ओवरकम कर पा रहे हैं, इसको हम उठा पा रहे हैं इस मशीन की हेल्प से। तो वही बात यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो मशीन है, इस मशीन को जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस एनर्जी का यूटिलाइज करेगा इस लोड को उठाने में, कुछ वहां पर वर्क करके। कैसे वर्क करेगा? वर्क क्या होता है? वर्क होता है अपना, आपने वर्क में देखा होगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से, वर्क का क्या डेफिनेशन है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ही बॉडी पर फोर्स लग रहा है, ध्यान से, बॉडी पर फोर्स दिया हमने, यहां पर इसको कुछ एनर्जी मिली, उसी एनर्जी का यूज कहां इस लोड के ऊपर कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इसी एनर्जी को यानी एज अ फोर्स जो हमने इसको प्रोवाइड किया एज एन एनर्जी, अब ये क्या करेगा इसी लोड पर लगाएगा। इस लोड को क्या है लगाने के बाद इस लोड को ये उठाएगा। तो जो उठाएगा इस लोड को, अपनी जिस जगह पे ये लोड पहले था अब इस जगह से इसको उठा देगा। तो जैसे ही उठाया इसने, इसको क्या किया, इस लोड को इस मशीन ने डिस्प्लेस कर दिया। यानी फोर्स को लगाने से मशीन ने क्या किया, लोड को डिस्प्लेस कर दिया। तो जैसे ही यहां पर हुआ वहां पर कुछ काम हुआ। क्यों? क्योंकि लोड अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया। किसकी हेल्प से? मशीन की हेल्प से। यानी मशीन ने यहां पर कुछ यूजफुल वर्क किया जिसकी वजह से हम इस लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या हुए, सामर्थ हुए, सही ना, सक्षम हुए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है उसे देखते हैं। क्या लिखा है, द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट इज कॉल्ड द एफर्ट पॉइंट। अब ध्यान से समझिए, यहां पर हमारा मशीन है और यहां पर आदमी खड़ा है। ये आदमी क्या है, यहां पर मशीन पर कुछ एफर्ट लगा रहा है। जब ये इस मशीन पर एफर्ट लगा रहा है तो निश्चित है ये मशीन पर किसी ना किसी एक पॉइंट पर तो एफर्ट लगा रहा होगा, है ना। क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं इस जगह पर अपना एफर्ट लगाऊंगा तो मशीन क्या है अधिक से अधिक क्या कर पाएगा, आउटपुट दे पाएगा। तो इसीलिए क्या है, जिस जगह ये आदमी अपना एफर्ट लगा रहा है जिस पॉइंट पर मशीन में, उस पॉइंट को बोलते हैं हम एफर्ट पॉइंट। और एफर्ट को हमने क्या देखा था, एज एन इनपुट देखा था, है ना। तो ये क्या है, अपना जो इनपुट दे रहा है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, एफर्ट पॉइंट। होप सो आप बात समझ गए होंगे। चलिए वहीं पर अगला पॉइंट क्या लिखा है, द पॉइंट वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड इज कॉल्ड द लोड पॉइंट। अब ध्यान से, हमने मशीन पर कुछ एफर्ट दिया, है ना। एफर्ट जो दिया हमने, फोर्स लगा, यानी हमने कुछ एनर्जी दिया मशीन को, मशीन ने इनपुट लिया। इस इनपुट को लेकर क्या करेगा, ये मशीन अब लोड पर काम करेगा। और इस लोड पर मशीन जिस जगह काम करेगा, जिस पॉइंट पर काम करेगा, क्यों, ऐसा तो नहीं है ना कहीं से पकड़ के लोड उठा दो, एक ऐसी जगह जहां से हम लोड को उठाएं तो लोड हमारा इजीली उठ जाए। यानी उस जगह, उस पॉइंट को जहां पर मशीन अप्लाई करेगा अपनी एनर्जी, उस जगह उस लोड को उठाने के लिए, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोड पॉइंट। क्यों? उसी पॉइंट पर हम इजीली लोड को उठा पाएंगे। यानी लोड को उठा पाएंगे तो यानी जो हमने इनपुट दिया है एज एन आउटपुट काफी अच्छा यूजफुल वर्क करके देगा और उस लोड को वो इजिली उठा पाएगा। यानी जिस जगह मशीन लोड पर काम करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे लोड पॉइंट। होप सो बातें इतनी आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इनपुट एनर्जी। एनर्जी के बारे में पता है क्या है, ताकत। और इनपुट के बारे में अंदर की तरफ देना किसी भी चीज को, यानी हम अंदर की तरफ जब एफर्ट अपना अप्लाई कर रहे हैं मशीन पर, उसी को हम क्या बोल रहे थे, इनपुट एनर्जी। अब चलिए
एक बार देख भी लेते हैं क्या लिखा है। यहां लिखा है इनपुट एनर्जी इक्वल टू वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट। बिल्कुल, एक मशीन था, अभी हमने देखा मशीन के जिस पॉइंट पर आदमी अपना एफर्ट लगाकर एनर्जी उसे दे रहा है, यानी एनर्जी देने के बाद वो मशीन क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। यानी हमने पहले मशीन पर एनर्जी देकर वर्क किया, एफर्ट लगाकर, उसके बाद उस इनपुट को लेकर मशीन वर्क करेगा लोड पर। तो यानी जो वो वर्क डन जो हमारे एफर्ट लगाने के बाद मशीन के ऊपर हुआ, मशीन के ऊपर हमारे द्वारा हुआ, उसे बोल रहे हैं हम इनपुट एनर्जी। ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना। मशीन लोड पर करेगा तब दूसरी बात, लेकिन अभी यहां जो बात हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे द्वारा मशीन के ऊपर किया गया काम। चलिए यहां पर अभी इसके बाद क्या है, हमने अभी यहां समझिए बात। यहां लिखा, अभी हमने देखा कि वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट, तो यानी यहां वर्क डन है, और वर्क डन का डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी वर्क डन को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ध्यान से, यहां है इनपुट, एज एन इनपुट हमने क्या देखा, एज एन इनपुट हमने देखा एफर्ट, यानी जो हमारे द्वारा मशीन पर फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या है, वो अपना ये एफर्ट है, यानी ये एफर्ट क्या है, एक फोर्स है। अब ध्यान से, जब अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास एक कोई बॉडी है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई बॉडी है ये, अगर इस पे मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं, इसको धक्का मारूंगा, तो यहां पर क्या, ये इस जगह पर था अभी, तो यानी धक्का लगते अगर फोर्स मेरा बहुत अधिक स्ट्रांग है, तो ये क्या, ये ऑब्जेक्ट क्या इस जगह से निकलकर यहां पर आके रुक जाएगी, यानी इसका फाइनल पॉइंट पहले यहां था, है ना, इनिशियल ये था, फाइनल ये था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया, अब क्या ये ऑब्जेक्ट निकलकर यहां पर आ गया, यानी इसका ये फाइनल पॉइंट इस जगह आ गया और इसका इनिशियल पॉइंट इस जगह आ गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस कर गया, यानी मूव कर गया। यानी फोर्स लगाते ही ऑब्जेक्ट जब मूव कर गया तो हमें वहां ये पता लग गया कि वहां कुछ वर्क हुआ है। तो उसी तरह यहां पर जो हमारा एफर्ट है वो तो हमारा फोर्स है। जब हम मशीन पर अपना ये एफर्ट लगा रहे हैं, यानी जिस पॉइंट पर हम मशीन पर अपना एफर्ट लगा रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते थे एफर्ट पॉइंट, और वही होता था हमारा क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। यानी वो हमारा क्या है, वो पॉइंट जहां पर हम क्या है, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। यानी जब हम किसी फोर्स को किसी चीज पर लगा रहे हैं तो निश्चित है वहां कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो भैया वहां काम ही नहीं होगा। लेकिन अपने को क्या है, यहाँ पर वर्क डन चाहिए, मशीन पे काम करेंगे तभी तो मशीन को इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देगा। अगर मशीन काम ही नहीं करेगा हमारे लिए तो फिर तो बेकार ही है। तो इसीलिए क्या है, जब हमने एफर्ट लगाया मशीन पर, जिस पॉइंट पर लगाया उसे हमने बोल दिया एफर्ट पॉइंट, और वहां पर क्या हुआ, मशीन के पार्ट्स में क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वो एज एन इनपुट अपने में कुछ लिया। उस इनपुट के बाद क्या है, वो कुछ आउटपुट देगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन इस एफर्ट को देने से जो एफर्ट पॉइंट है उस जगह पर क्या है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा मशीन में, यानी जैसे ही डिस्प्लेसमेंट दिखा फोर्स और यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या मिल गया, हमें वर्क मिल गया। कौन सा वर्क मिल गया, इनपुट के केस में वर्क मिल गया। होप सो बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है आउटपुट एनर्जी। अभी अगर आपने इनपुट एनर्जी को सही से समझ लिया तो आउटपुट एनर्जी कुछ भी नहीं है। आउटपुट एनर्जी क्या है, जो मशीन के पास इनपुट गया है उस इनपुट की हेल्प से क्या है, मशीन अब कुछ वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा, लोड पे वर्क करेगा। क्यों करेगा, उस लोड को उठाने में, उस लोड को ओवरकम करने में, और उस दौरान उस लोड को उठाने में जो वर्क करेगा मशीन उस लोड पॉइंट पर, वही क्या है अपना, वही है अपना आउटपुट एनर्जी। यानी मतलब आउटपुट क्या है, हमारा वर्क कर रहा है, वहां पर हमने कुछ इनपुट दिया, वो आउटपुट वर्क कर रहा है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसको, यहां पर क्या लिखा है, वर्क ऑब्टेन्ड एट द लोड पॉइंट। बिल्कुल, लोड पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां पर मशीन वर्क करेगा लोड पर, है ना। चलिए उसके बाद यहां वापस से वर्क है, तो भैया देखिए लोड भी अपना क्या है, एक फोर्स ही है ना, फोर्स ही है ना लोड, क्योंकि लोड जितना भारी होगा उसी को उठाने के लिए तो मशीन क्या है, उस पर ताकत लगाएगा। यानी उस लोड के बराबर वो ताकत लगा रहा है, यानी ताकत लगा रहा है तो मतलब वो फोर्स लगा रहा है, तो इसीलिए लोड क्या हो गया, अपना फोर्स हो गया। अब चलिए मशीन लोड पर काम करेगा तो मशीन क्या करेगा, लोड को उठाएगा। तो लोड को उठाएगा तो कहां उठाएगा, लोड पॉइंट पर जब मशीन एक्ट करेगा तो वहां पर क्या है, वो लोड उठाएगा। तो यानी लोड जैसे उठेगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वापस से नजर आना चाहिए। लोड एक फोर्स है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो तो भैया यहां पर क्या हो गया, एक वर्क हो गया। कहां पर हुआ, लोड पॉइंट पर हुआ। और जैसे यहां लोड दिखा वैसे ही नजर यहां आउटपुट पर जाना चाहिए। होप सो आपको सारी बातें, सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहां पर जो अगला पॉइंट है वो है आइडियल मशीन। इसे पढ़ने से पहले एक बात समझिए, हमारे पास ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जिसपे कि हम कुछ इनपुट दें और हम जितना इनपुट दें वो उतना ही
आउटपुट दे दे या फिर हम जितना इनपुट दे उससे अधिक आउटपुट दे दे, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो वही केस यहां पर आइडियल मशीन का है। आइडियल मशीन क्या है? वैसा मशीन जिसमें हम जितना इनपुट दें वो उतना ही आउटपुट हमें निकाल कर दे दे, यानी वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी जो है ना वो 0 हो जाए, यानी 0% क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी है। यानी एनर्जी का लॉस अगर 0% है तो यहां पर हमने जितना इनपुट दिया वो उतना ही आउटपुट निकाल कर दे देगा, है ना। यानी जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट निकाल कर दे देगा। अब ध्यान से, हमारा एफिशिएंसी क्या था? हमने एफिशिएंसी देखा था ना, एफिशिएंसी का रेशियो का फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी के रेशियो का फॉर्मूला था आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ध्यान से, जब हमारा आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाएगा तो भैया एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी की वैल्यू परसेंटेज में हो जाएगी 100%, और फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर। होप सो आपको ये बातें याद होंगी, जब मैंने आपको एफिशिएंसी पढ़ाया था आपको मैंने बताया था। चलिए, तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। एन आइडियल मशीन इज दैट इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी मैनर, यानी एनर्जी का लॉस संभव ही नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? हेयर द वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट। यहां पर देखिए, ये जो कंडीशन लिखा है ना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कोई भी मशीन हमारे पास नहीं है, एग्जिस्ट करता है जो कि एक आइडियल मशीन है। यानी हम जितना इनपुट दे रहे हैं हमें उतना ही आउटपुट दे रहा है। तो यहां पर क्या लिख दिया? आउटपुट और इनपुट वर्क के बराबर होते ही एफिशिएंसी कितना हो गया आइडियल मशीन का? 100%। जो बातें मैंने आपको समझाई एज इट इज वही चीज यहां पर लिख कर दिया है। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए, यहां पर कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हैं, उन पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट एनर्जी इक्वल टू इनपुट एनर्जी। बिल्कुल, हमने जो एफर्ट लगाया उससे कुछ वर्क हुआ, यानी वर्क वहां पर क्या है? एनर्जी का काम कर रहा है। नहीं, यानी यहां पर क्या है? जो भी आउटपुट एनर्जी है वो क्या है? हमारी इनपुट एनर्जी की तरह बराबर हो जा रही है। इसका मतलब यहां पर जो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 100%। अभी हमने देखा है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? द यूजफुल वर्क डन बाय अ मशीन दैट इज आउटपुट एनर्जी कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वर्क डन ऑन द मशीन दैट इज इनपुट एनर्जी। यानी ये क्या कह रहा है? अगर हमारे पास कोई मशीन है और उस पर हम काम कर रहे हैं, यानी उसको हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं, यानी उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं, मतलब अगर हम किसी मशीन को इनपुट एनर्जी दे रहे हैं तो वो मशीन उस इनपुट एनर्जी को लेकर जो भी वर्क करेगा, जो उसका आउटपुट वर्क निकलेगा उस इनपुट एनर्जी के वर्क को लेने के बाद, समझ रहे हो बात? यानी यहां पर जैसे ही हमने मशीन पर वर्क किया, एफर्ट लगाया, तो उसको कुछ एनर्जी मिला, उस एनर्जी से वो मशीन वर्क करेगा। जब वो मशीन वर्क करेगा, वर्क करने के बाद जब आउटपुट देगा, वो जो आउटपुट वर्क होगा ना वो कभी भी हमारे उस इनपुट एनर्जी के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया बाई चांस गलती से भी, तो भैया फिर तो मतलब भगवान जैसे ही बात हो गया। नहीं, अगर सपोज यहां देखिए क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है एक तरह से, तो यहां क्या हो जाएगा? अगर ऐसा केस हो गया तो क्या हो जाएगा? वहां पर वो वायोलेट कर देगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। और हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा है, जाना है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसका डेफिनेशन भी बताया था। क्या? ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास सपोज मान लीजिए एनर्जी 10 जूल है, सपोज मान लीजिए एनर्जी क्या है? हमारे पास 10 जूल है, और ये एनर्जी क्या है? ब्रेक हो रहा है, यानी कुछ एनर्जी हीट में चला जा रहा है, कुछ एनर्जी किसी और चीज में चला जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है ये 10 जूल अगर टूट कर इसको जोड़ेंगे वापस से तो ये 12 जूल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एनर्जी क्या है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो रहा है इन द सेंस कि अगर वापस से अगर हम एनर्जी को कलेक्ट करके ऐड करें तो वापस से वो 10 जूल ही आएगा, 10 जूल की जगह 12 जूल नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आप समझ रहे हैं हमारा ये 10 जूल क्या है? हमारा 10 जूल इनपुट एनर्जी है, और ये इनपुट एनर्जी अगर हम दे रहे हैं मशीन को तो मशीन हमें 12 जूल दे रहा है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये कह रहा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये क्या कर देगा? वायोलेट कर देगा। होप सो आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक्चुअल मशीन। अभी हमने आइडियल मशीन देख लिया, वहां पर एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा था। अब एक्चुअल मशीन को देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। In an actual machine, the output energy is always less than the input energy.
देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। यानी जो अभी हम मशीन्स यूज करते हैं वो क्या है, वो सभी क्या है, एक्चुअल मशीन्स की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितना इनपुट दे रहे हैं आउटपुट क्या है उससे हमें कम मिलता है। मतलब जो हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी कहीं ना कहीं, जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारा मशीन गर्म हो गया तो गर्म से वहां हीट निकलेगा। भैया हीट भी तो एक एनर्जी ही है। यानी जो एनर्जी हमने एज एन इनपुट दिया था उस इनपुट एनर्जी की वजह से मशीन ने काम करना शुरू किया, काम करते करते मशीन गर्म हो गया। तो यानी इनपुट एनर्जी अगर हमने 10 जूल दिया, 10 जूल पे वो मशीन काम करना शुरू किया तो उससे कुछ एनर्जी क्या है, हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया, बर्बाद हो गया। मतलब यानी हमने 10 जूल दिया तो सपोज मशीन मान लीजिए 8 ही जूल हमें आउटपुट वर्क दे पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जूल क्या है, मशीन क्या है, हीट के फॉर्म में लूज कर देगा, उससे रिलीज हो जाएगा एनर्जी। होप सो बात आप समझ रहे होंगे। इसीलिए क्या है, वैसे मशीन्स जो क्या है जिनको हम इनपुट एनर्जी देते हैं और जब वो आउटपुट एनर्जी दे रहे हैं यानी आउटपुट वर्क करके दे रहे हैं हमें, वो क्या है, वो आउटपुट लेस होगा इनपुट से। होप सो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या लिखा है, लॉस ऑफ एनर्जी इन अ मशीन इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजन। यानी जैसे ही हमने इनपुट दिया ना, वहां पर मशीन काम कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि मशीन हीट हो जाएगा तो वहां से एनर्जी लूज होगा हीट के फॉर्म में। तो उसी तरह यहां पर क्या है, 3 रीजन हैं जब क्या है मशीन अपनी एनर्जी लूज कर सकती है। तो चलिए उन तीनों रीजन को देखते हैं। पहला क्या है, पहला लिखा है द मूविंग पार्ट्स इन इट आर नीदर वेटलेस नॉर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस। अब समझिए बात, अगर हमने पहले भी ये चीज देखा है कि अगर मशीन भारी रहा तो क्या है, हमें अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट अधिक लगाना होगा तो मतलब क्या, हमारा एनर्जी अधिक लॉस हो रहा है ना। अगर हम उस पर एनर्जी अधिक लगा रहे हैं तो उस पर हमने दे दिया एनर्जी। अब क्या है, मशीन अगर भारी रहा तो वो एफिशिएंटली उतना वर्क नहीं कर पाएगा, उतनी स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा वो, है ना। वहां पर क्या है, मशीन अधिक एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और जब उसका पार्ट बहुत भारी होगा तो सारा पार्ट क्या अधिक एनर्जी लेगा। तो वहां पर क्या है, जब अधिक एनर्जी लेगा तो वहां पर क्या है, हीट भी अधिक जनरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आप देखिए बात, जैसे ही पार्ट भारी हो गया तो पार्ट क्या है, एक दूसरे पर क्या है, भारी हो गया तो एक दूसरे पर रगड़ना शुरू होगा। समझ रहे हो बात, पार्ट क्या है, जैसे ही भारी रहा, अब कोई भी चीज देखिए ना, कोई भी चीज सपोज मान लीजिए मेरे पास यहाँ कुछ जमीन है, मेरा प्लेस है, ठीक है, और कोई भी चीज भारी है तो भारी क्या है, वो हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। तो क्या होगा, 2 पार्ट क्या है आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब 2 पार्ट आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे ना तो वहां पर क्या है, जैसे ही मशीन काम करेगा तो वहां पर क्या होगा, रगड़ेगा एक दूसरे को। जैसे ही वहां पर रगड़ेगा एक दूसरे को तो वहां पर जनरेट हो जाएगा भैया फ्रिक्शन। और जैसे ही फ्रिक्शन जनरेट हुआ तो हमने कितनी बारी देखा है कि गाड़ी का ब्रेक मारते ही, अब देखिएगा कभी कभी धुआं निकलने लग जाता है। वो क्यों निकलने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी को ब्रेक मारा हमने, वो इतनी कस के अपोज किया रोड, उस क्या बोलते हैं, ब्रेक मारने पर गाड़ी को, कि आपस में इतना कस के वो रगड़ा कि वहां पर हीट जनरेट हो गया। और वहां इसीलिए हीट जनरेट करने की वजह से वहां से धुआं निकलना शुरू होता है। मतलब वहां पर जो एनर्जी हुआ वो लॉस हो गया। कैसे, फ्रिक्शन की वजह से। और यहां पर अगर वेट भारी रहा तो यहां भी क्या है, मशीन काफी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो वहां पर मैक्सिमम चांस है कि मशीन क्या करेगा, हीट वहां पर होना शुरू हो जाएगा। और वहां अगर हीट होगा तो मशीन वहां से अपना क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। तो होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, द स्ट्रिंग इन इट इफ एनी इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। अब समझिए बात मेरी, मान लीजिए यहां पर एक मशीन है और यहां पर हमारा कुछ क्या है, डब्बा वब्बा है, मशीन से बनकर निकलता जा रहा है ना। अब क्या है, मशीन जिस तरह से काम कर रहा है, सपोज मान लीजिए यहां से एक ट्रे अंदर घुस रहा है, यहां से एक ट्रे बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर यहां पर जिस प्लेट पर हमारा ये ट्रे रखा हुआ है, अगर वो ट्रे प्रॉपरली वर्क ना करे, एक बार गया वापस वो लौट कर अपने फिर वापस उसी इनिशियल पोजीशन पर नहीं गया, तो आप समझिए मशीन तो अपना काम कर ही रहा है, मशीन तो एनर्जी दे ही रहा है, लेकिन ये जो हमारा प्लेट है जिस पर ये ट्रे रखा हुआ है, वो प्लेट एक बार आया तो दोबारा अपनी जगह पर नहीं गया। जब अपनी जगह पर नहीं गया तो क्या है, मशीन से इसको एनर्जी मिला, वो एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब मशीन वहां पर क्या है, पूरा कंप्लीटली प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। और यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां लिखा है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कहने का मतलब पहले समझ लीजिए, अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर क्या है, मैंने हीट किया तो हीट करने के बाद इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा। मतलब डिफॉर्मेशन इन द सेंस कि इसमें कुछ चेंज आएगा, ये थोड़ा चपटा होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने लगाए हुए फोर्स को हटा लूंगा तो क्या है, अगर बॉडी जितना इसमें चेंज आया था उस चेंज को वापस से ओवरकम करके अपने वापस से रियल पोजीशन पर आ जाए तो उसे ही हम कहते हैं इलास्टिक।
यानी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो जाएगा, इन द सेंस कि जैसे ही हमने लोड लगाया, डिफॉर्म हुआ, लोड हटाया, बॉडी वापस से चला गया अपने पोजीशन पर, कोई भी थोड़ा भी डिफॉर्मेशन इसमें रहा नहीं, यानी जैसा था वो ऐसा ही हमें एज इट इज दिखने लग गया है ना। जैसे रबर हो गया, हमने ये सब चीज देखा है ना, स्पोंज हो गया, हम दबाते हैं छोड़ते हैं, स्पोंज वापस अपने जगह पर आता है, रबर हम दबाते हैं उसे छोड़ते हैं वापस अपने जगह पर आता है, तो वो क्या है, वो सभी परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हैं। होप सो बातें आप समझ गए होंगे। चलिए यहां पर उसका अगला पॉइंट क्या लिखा है, इट्स डिफरेंट पार्ट आर नॉट परफेक्टली रिजिड। वापस से अभी देखिए आप, मान लीजिए अभी मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही सिमिलर है, मान लीजिए मशीन का एक पार्ट है, इससे कोई पार्ट लगा हुआ है, यहां कोई पार्ट लगा हुआ है ना। जैसे मशीन ने काम करना शुरू किया, पार्ट ठीक था लगा हुआ, लेकिन जैसे अधिक चलना शुरू किया, ये पार्ट धीरे धीरे क्या ढीले होने शुरू हो गए। जब ये पार्ट ढीले हो जाएंगे तो ये क्या है, अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसका जो काम था वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर टाइट था तो ये सही से वर्क कर रहा था, जैसे ढीला हो जाएगा ये पार्ट, तो ये पार्ट क्या जो काम कर रहा था उतनी एफिशिएंटली ये काम अब नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वहां क्या है, मशीन का एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा इसकी वजह से। होप सो आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है उसे समझने की कोशिश कीजिए। यहां कह रहा है ये, इफ अ मशीन इज 80% एफिशिएंट, इट एम्प्लाइज दैट 80% ऑफ द टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द मशीन एट द एफर्ट पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एज यूजफुल एनर्जी एट द लोड पॉइंट। अब समझिए बात, ये क्या कह रहा है, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है ना। अब क्या है, जैसे मैंने यहां पर एफर्ट लगाया, अपने तरफ से जो अभी हम काम कर रहे हैं वो तो अपना 100% दे रहे हैं, ताकि मशीन क्या अच्छे से काम करे और हमें अधिक से अधिक आउटपुट दे सके, है ना। अब समझिए बात, जब हमने यहां से अपना 100% लगा कर दिया, यानी इसे हमने क्या किया, 100% एनर्जी दिया। अब यहां पर क्या है, मशीन काम करेगा। जब मशीन काम करेगा तो जो ये आउटपुट दे रहा है, ये दे रहा है 80%। कितना दे रहा है, 80%। यानी जैसे ही ये 80% आउटपुट दे रहा है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये मशीन क्या है, 80% एफिशिएंट है। क्यों है 80% एफिशिएंट? अब समझिए बात, हमने तो दिया 100%, यहां निकला 80, यानी 100 हमने दिया, यहां निकला 80, तो भैया 20 गया कहां, तो 20 कहां गया। अब जरा यहां देखिए, the remaining 20% of the energy supplied is lost in overcoming the force of friction etc. and it appears as heat energy in its different part due to which they get heated up। ध्यान से, हमने एनर्जी दिया 100, आउटपुट निकला भैया 80, ये 20% का जो घपला हुआ ना, ये घपला हो गया यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी में। लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि मशीन के पार्ट्स वा तो वेट अधिक होगा उनका, या फिर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होंगे, दूसरा पार्ट जो उनका पार्ट जो होगा वो सही से रिजिड नहीं होगा अपने पोजीशन पर, या फिर वहां पर क्या हीट अधिक से अधिक जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। यानी अगर ये सभी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस यहां हो रहा हो तो यहां पर क्या एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाएगा, और उस लॉस को ओवरकम करने के लिए हमारा जो ये 20% एनर्जी है उधर चला गया। यानी 100 दिया हमने, 20 निकल लिया, बचा कितना, सिर्फ 80। यही हो गया क्या, हमारा आउटपुट। और यहां जितना बाहर निकाल कर देगा मशीन क्या होगा, उतना ही एफिशिएंट हो जाएगा। हमने तो देखा था, क्या देखा था हमने, यहां पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, जब 100% से करते थे तो यहां पर 80 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 क्या बच गया 80, यानी 80% एफिशिएंट हो गया हमारा मशीन। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो चलिए अब देखते हैं इसका कि क्या रिलेशन है, लेकिन उससे पहले क्या है, हमें कुछ सपोज करना है। तो चलिए उसे देख लेते हैं, क्या क्या सपोज करना है। सपोज अ मशीन ओवरकम्स अ लोड L, यानी हमारे पास जो लोड है वो L है, जिसको कि क्या है, मशीन को ओवरकम करना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एफर्ट। यानी हम ये जो एफर्ट लगाएंगे उससे क्या है, मशीन लोड को ओवरकम करेगा। लोड हमारा L हो गया और एफर्ट हमारा यहां पर E हो गया। इन टाइम T, यानी कुछ टाइम, कुछ समय लगेगा ना उसको करने में, तो वो समय क्या है, हमने यहां पर T लेट कर लिया। अब ध्यान से, उसके बाद क्या है लिखा है, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट बी D ऑफ E एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड बी D ऑफ L। मतलब यहां पर जब हम एफर्ट लगा रहे हैं तो मशीन में कुछ ना कुछ चेंज होगा। जब हमने वर्क इनपुट दिया है और जब मशीन लोड पर वर्क कर रहा है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो मतलब जब हमने मशीन पर काम किया तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज हुआ, उसे हमने मांग लिया D ऑफ E, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और यहां पर जो मशीन ने लोड पर काम किया, वहां पर लोड को उठाने में कुछ हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मशीन भी कुछ डिस्प्लेसमेंट किया अपना, है ना, अपना आर्म वार्म हिलाया तो वहां पर चेंज हुआ, लोड भी हिला, तभी उसको हमने क्या मान लिया, D ऑफ L।
अब चलिए आगे देखते हैं कि आखिर इसका डेरिवेशन क्या है और इन सभी का यूज डेरिवेशन में करना कैसे है। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा है वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट को। तो वर्क इनपुट क्या था अपना, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो यहाँ पर हमने एफर्ट कितना सपोज किया है, E, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को कितना लेट किया था, D ऑफ E। तो इससे क्या हो गया, अपना एक इक्वेशन बनकर आ गया। चलिए वहीं पर वर्क आउटपुट क्या है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अभी हमने देखा ही है इन सभी को क्लियरली कैसे क्या है। चलिए तो यहां पर हमने लोड को क्या माना, L माना, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को क्या है लेट किया हुआ है, D ऑफ L। यहां से क्या आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन, यानी हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। पहला हो गया वर्क इनपुट का और दूसरा हो गया वर्क आउटपुट का। तभी ध्यान गया कि वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट को मिलाकर एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन है हमारा एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी जिसे हम ईटा कह रहे हैं यहां सिंबल, इस सिंबल को, ये क्या है, ये है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट अभी हमने यहां देखा क्या है, L इंटू डी ऑफ एल। तो यहां हमने क्या लिख लिया, L इंटू डी ऑफ एल। उसी तरह वर्क इनपुट क्या निकला हमारा, E इंटू डी ऑफ ई। तो हमने यहां लिख लिया E इंटू डी ऑफ ई। अब क्या है, जब मल्टीप्लाई है तो हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया L बाई ई इंटू डी ऑफ एल अपॉन डी ऑफ ई। अब जरा ध्यान से, L ऑफ E क्या होता था, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, लोड अपॉन एफर्ट होता है अपना मैकेनिकल एडवांटेज। और ध्यान से यहां पर लिखा है D ऑफ L अपॉन D ऑफ E। लेकिन यहां पर अगर मैं ऐसा लिख दूं, सपोज देखिए यहां पर D ऑफ L अपॉन D ऑफ E लिखा है ना, लेकिन हमारा क्या है, यहां पर हमें दिखा डिस्प्लेसमेंट एफर्ट के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट लोड के द्वारा, इन दोनों के बीच एक रिलेशन हमने पढ़ा है। वो रिलेशन पढ़ा है हमने क्या, वेलोसिटी रेशियो का रिलेशन, है ना। लेकिन वेलोसिटी रेशियो क्या होता था, वेलोसिटी रेशियो अपना होता था क्या, डिस्प्लेसमेंट एफर्ट के द्वारा डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट लोड के द्वारा। लेकिन भैया यहां तो उल्टा लिखा हुआ है ना, यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, लोड का डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखा है, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट नीचे लिखा है। तो अब देखिए इसमें क्या चेंज करते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये जो हमारा D ऑफ L है ना, इसको D ऑफ E के नीचे ले आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां हमने कर लिया 1 अपॉन D ऑफ E अपॉन D ऑफ L। ऐसा करके लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये चीज जो यहां लिखा हुआ है सेम टू सेम यही चीज यहां भी लिखा हुआ है। कैसे लिखा है जरा समझिए। अगर मेरे पास A बाई बी लिखा है, सपोज क्या लिखा है, A बाई बी, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं 1 अपॉन B बाय A, यहां क्या कर लिया मैंने, 1 अपॉन B बाय A। ऐसा लिखने पर भी ये सेम ही रहा। क्यों रहा सेम, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन नीचे है तो ये A ऊपर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही A जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा A, यानी यहां A, और B एज इट इज पहले से ही नीचे था, नीचे ही रह गया। मतलब इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए तो यहां क्या क्या हमने D ऑफ L अपॉन D ऑफ E को क्या है 1 अपॉन D ऑफ E अपॉन D ऑफ L में कन्वर्ट करके लिख दिया। ऐसा लिखते ही हमारा काम इजी हो गया। क्यों, क्योंकि D ऑफ E अपॉन D ऑफ L क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, और लोड बाय एफर्ट तो हम जानते हैं क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो यानी L बाई E की जगह हम पुट कर लेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1 रह गया, डिवाइडेड बाय D ऑफ E अपॉन D ऑफ L। ये हो गया हमारा रेशियो वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी रेशियो इसकी जगह हम लिख सकते हैं। तो अब रिलेशन क्या आ गया हमारा, एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो इस वेलोसिटी रेशियो को ले जाके हम यहाँ एफिशिएंसी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। होप सो जो मैंने आपको समझाया आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए जब हमने इतना देख लिया है तब आगे इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है उसे देख लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए, फॉर एन आइडियल मशीन। ध्यान से, अभी हमने एक रिलेशन देखा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अभी हमने देखा, डिराइव भी किया हमने उसे। अब ध्यान से, यहां पर लिखा है आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन के लिए जब हमने देखा था तो वहां पर उसकी एफिशिएंसी क्या थी, उसकी एफिशिएंसी जो थी 100% के बराबर थी ना, 100% ही तो थी हमारी आइडियल मशीन की एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हो जा रहा था। अब ध्यान से, परसेंटेज में 100%, लेकिन फ्रैक्शन में कितना वैल्यू इसका 100% है, 1 के बराबर। मैंने आपको समझाया भी था कैसे। अब ध्यान से, तो यहां अगर एफिशिएंसी 1 हो गई यानी 100% हो गई, तो अब यहां पर ये जो फॉर्मूला है हमारा, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एफिशिएंसी की वैल्यू। तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है, 1।
तो यानी जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई कीजिए वही आ जाएगा, यानी 1 इंटू वेलोसिटी रेशियो, यानी वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी वो कौन सा केस है जब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो वो केस है आइडियल मशीन का। और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कब बराबर हो जाएगा, जब हमारा एफिशिएंसी 1 होगा। यानी हर तरह से सवाल जिस तरह से पूछा जा सकता है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चलिए यहां पर अगला पॉइंट क्या लिखा है, फॉर एक्चुअल मशीन। ध्यान से यहां पर एफिशिएंसी है, क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। एक्चुअल मशीन में हम क्या देखते थे कि हमारा जो इनपुट होता था उसके मुकाबले हमारा आउटपुट क्या है, कम निकलता था। मतलब यहां पर हमारा डेनोमिनेटर इनपुट है, यानी डेनोमिनेटर हमारा क्या एक्चुअल मशीन के केस में बड़ा है न्यूमरेटर से, यानी आउटपुट से। यानी जैसे ही हमारा डेनोमिनेटर बड़ा हुआ तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 हो जाएगी, यानी 100% से कम हो जाएगी। इसका मतलब जैसे ही एफिशिएंसी यहां पर 1 से कम हो गया तो भैया वापस से इस फॉर्मूले पे जाइए, यानी एफिशिएंसी क्या यहां पर 1 से कम है। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज जो है इस वेलोसिटी रेशियो का कुछ परसेंट हो जाएगा। अब मतलब अब ये 100% नहीं रह गया, यानी वेलोसिटी रेशियो अगर अपने आप में 100% है तो उससे अगर जो परसेंटेज हम मल्टीप्लाई करेंगे अब क्या ये वैल्यू से घट जाएगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो से क्या है, कम हो जाएगा। यानी मैकेनिकल एडवांटेज जब वेलोसिटी रेशियो से कम होगा तो वो केस कौन सा है, वो केस है अपना एक्चुअल मशीन का। कब हो जाएगा, जब एफिशिएंसी हमारा 1 से छोटा हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, सपोज मान लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो है 0.5 टाइम्स वेलोसिटी रेशियो के, है ना। यानी 0.5 टाइम्स कहने का मतलब है 50%, यानी वेलोसिटी रेशियो का क्या है 50%। यानी मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का 50% है, यानी वेलोसिटी रेशियो अगर 100 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भैया अपना 50 हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज अपना वेलोसिटी रेशियो से कम हो गया। कब कम हो गया, एक्चुअल मशीन के केस में। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मशीन इज ड्रिवन बाय अ 100 kg मास। मतलब हमारे पास कोई एक मशीन मान लीजिए, ये मशीन क्या है, चलाया जा रहा है 100 kg मास के द्वारा। दैट फॉल्स 8 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कितना गिरता है, 8 मीटर में 4 सेकेंड गिरता है। अब समझिए बात, उसके बाद क्या कह रहा है, इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 ऑफ मास 500 kg वर्टिकली अपवर्ड। मतलब ये मशीन क्या है, 500 kg को क्या है, ऊपर ले जा सकता है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब यहां पे मशीन 500 kg को ऊपर ले जा सकता है तो मशीन किस पर काम करता है, मशीन काम करता है लोड पर। तो यानी ये 500 kg जो हो गया हमारा क्या हो गया, यहां पर लोड का काम करेगा। दूसरी बात, यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 8 मीटर। यहां पर टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, और यहां पर मशीन किसके द्वारा, कितने मास के द्वारा चलाया जा रहा है, 100 kg मास, यानी मास हमारे पास यहां गिवन है 100 kg। अब ध्यान से, अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस गिवन है इससे रिलेटेड अब हम उसको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग मास। यानी मास क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। मतलब ये ग्रेविटी के क्या है, डायरेक्शन में ही गिर रहा है। मतलब यहां इस पर ग्रेविटी जो लग रही है वो उसी डायरेक्शन में लग रही है। अब ध्यान से, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है सेकंड लॉ ऑफ, क्या है, हमने देखा था ना न्यूटन सेकंड लॉ से, उससे क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। किससे, फोर्स का यहां पर फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ से, है ना। अब चलिए ये बात यहां करते हैं, यहां पर एक्सिलरेशन तब करते हैं जब हम मोशन की बात करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम ग्रेविटी के अंदर आ जाते हैं तो ये एक्सिलरेशन जो है ये बन जाता है स्मॉल जी, यानी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर ग्रेविटी के केस में जो ये फोर्स का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है m इंटू जी। जब हम मोशन की बात करते हैं ना, काइनेमेटिक्स की, तो वहां पर हमारा a रहता है, लेकिन जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये फोर्स बन जाता है हमारा मास इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान से, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 kg। तो यहां पर हमने क्या किया, पुट कर दिया 100। यहां बचा स्मॉल जी। आप देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है कि यहां पर स्मॉल जी को कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर कितना लेना है, हमें 10 लेना है। तो यानी 100 इंटू 10 कितना हो गया अपना 1000। यानी यहां फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है अपना न्यूटन। यानी हमारा ये पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना आ गया, 1000 न्यूटन। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। द वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 मीटर। अब बोल रहा है हमें वर्क डन निकालने के लिए, किसका? फॉलिंग मास का। अभी हमने देख लिया फॉलिंग मास का फोर्स कितना निकल कर आया, 1000 न्यूटन। अब ध्यान से, वर्क किसके बराबर होता है? वर्क का डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ फॉलिंग मास की बात कर रहा है, तो मतलब फॉलिंग मास के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है टोटल? 1000 न्यूटन। तो भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू यहाँ 1000 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट भैया दे ही रखा है 8 मीटर के लिए निकालना है, तो यहाँ पुट कर देंगे 8। कितना हो गया? 8 इंटू 1000 हो जाएगा अपना 8000। यहाँ वर्क है, वर्क का यूनिट क्या? वर्क का यूनिट भी अपना जूल। होप सो बातें क्लियर होंगी आपको। आगे चलते हैं। अब यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द पावर इनपुट टू द मशीन, यानी हमें क्या है? पावर इनपुट निकालना है। यानी पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, लेकिन यहां पर पावर इनपुट चाहिए, तो यहां पर जो हमें वर्क चाहिए वो भी हमें क्या चाहिए? वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट क्या है? जो हमारा फॉलिंग मास था ना, वही तो क्या है? मशीन को ड्राइव कर रहा है, मतलब वही हमारा क्या है? वर्क इनपुट देगा। यानी वर्क इनपुट अभी हमने फॉलिंग मास के लिए पीछे निकाला, कितना निकाला था फॉलिंग मास के लिए? अभी हमने निकाला था 8000। अभी तो हमने वर्क डन निकाला ना फॉलिंग मास का, कितना निकला? 8000 निकला। और टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? टाइम दे रखा है अपना 4 सेकेंड। तो यानी 8000 बाय 4, यानी 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी टोटल आ जाएगा कितना? 2000। और यहाँ पावर है तो पावर का यूनिट होता है क्या? वॉट। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्या है? द पावर आउटपुट ऑफ द मशीन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 60%, यानी इस 60% को हम कितना लिख सकते हैं? 60/100। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एफिशिएंसी की जगह कितना हो गया? 60/100। ये तो लिख दिया हमने। हमें निकालना है पावर आउटपुट, तो यानी पावर आउटपुट है ना, हम निकाल लेंगे। अब यहां है पावर इनपुट, तो पावर इनपुट अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, कितना निकाला पावर इनपुट? हमने निकाला 2000, यही निकाला ना। अब क्या करना है? खाली यहां से हमें पावर आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, यहां एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से यहां का एक जीरो कट गया, यहां कितना बच गया? 200। इस 200 को ले जाकर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहां पर जो हमारा पावर आउटपुट है ना वो हो जाएगा 6 इंटू 200। 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, और ये हो गया 00, यानी यहां पर हो गया 1200 वॉट। क्या निकल कर आ गया? हमारा पावर आउटपुट। और हमारा पावर इनपुट कितना था? 2000 वॉट। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। ये एक क्वेश्चन मैं आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे करके सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।